अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओवरव्यू लेने लगे हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस का इन केस ऑफ जनरल सर्जरी। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं कि जो हमारी सर्जिकल साइट है जहाँ पे हमने इंसिजन लगाया, जहाँ हमने सर्जरी परफॉर्म की, अगर विद इन 30 डेज़ वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वहाँ पे हमने कोई इम्प्लांट नहीं लगाया, लाइक कोई हमने हार्ड वायर नहीं लगाई, कोई हमने आर्टिफिशियल ग्राफ्ट नहीं लगाया, कोई मैश नहीं लगाया, अगर विद इन 30 डेज़ वहाँ पे एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन जनरेट होता है, दैट इज़ रेफर टू ए सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। या अगर वो एरियाज जहाँ पे हमने ग्राफ्ट लगाया है उनके लिए हम क्या टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, विद इन 1 ईयर अगर हमारा इम्प्लांट लगाने के बाद एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन दैट सर्जिकल एरिया जनरेट हो रहा है तो हम उसको रेफर करते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अब जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिक लोकेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है सुपरफिशियल इन्फेक्शंस, एक हमारे पास होता है डीप इन्फेक्शंस और एक हमारे पास होता है ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन। सुपरफिशियल इन्फेक्शंस वो होते हैं जो हमारे स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं, वो हमारे पास होते हैं सुपरफिशियल इन्फेक्शंस। डीप इन्फेक्शंस वो होते हैं जो हमारे डीप फेशिया अलॉन्ग विद मास्कुलर लेयर को इन्वॉल्व करते हैं, वो हमारे पास होते हैं डीप इन्फेक्शंस। 3% चांसेस हमारे पास होते हैं कि जो है ना डीप इन्फेक्शंस हो जाएं। इसके अलावा ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शंस होते हैं, वो इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे किसी भी एनी पार्ट ऑफ द एनाटॉमी को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, एनी पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करी है कि इसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को अगर स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो दैट विल बी रेफर टू एज सबक्यूटेनियस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और अगर हमारे पास डीप फेशिया और मस्कुलर लेयर इन्वॉल्व होगी तो इसको हम रेफर करेंगे एज डीप इंसिजनल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और अगर हमारे पास एनी काइंड ऑफ कोई ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है दैट विल रेफर टू एज ऑर्गन साइट इन्फेक्शन। अब हमारे पास कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में रोल प्ले करते हैं, यानी इन्फेक्शन डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं एट द साइट ऑफ सर्जरी। उनमें हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, वो पेशेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब जो अदर देन पेशेंट फैक्टर्स होते हैं उनमें 3 हम फैक्टर्स देते हैं। एक हमारे पास फैक्टर होता है प्री ऑपरेटिव फैक्टर्स, कुछ हमारे पास होते हैं इंट्रा ऑपरेटिव फैक्टर्स और कुछ हमारे पास होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर्स। जब हम प्री ऑपरेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं तो प्री ऑपरेटिव फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है। प्री ऑपरेटिव से मुराद है ऑपरेशन से पहले वाले। ऑपरेशन से पहले वाले में हमारे जो इन्फेक्शन हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं बिफोर ऑपरेशन तो हॉस्पिटल से हमारा पेशेंट कोई इन्फेक्शन एक्वायर कर लेता है, हम कोई प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो सर्जरी से पहले पेशेंट को रेफ़र करते हैं उनसे पेशेंट को एनी काइंड ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है, या फिर हमारे पास कोई प्री ऑपरेटिव स्किन इन्फेक्शन हो जाता है कि हम स्किन को प्रॉपर्ली क्लेंस नहीं करते। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब होता है जो हमारे पास इन्फेक्शन जनरेट हो रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, उनमें हमारे पास लेंथ ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करती है, वुंड कॉन्टामिनेशन डिपेंड करती है, वुंड हीमोस्टेसिस डिपेंड करती है, दैट इज़ वुंड परफ्यूजन और टिश्यू डैमेज। इसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे पास मेनली जो फैक्टर्स आते हैं वो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है जो ऑपरेशन के बाद मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो फॉल कर जाए। इंसिजनल केयर होती है कि जो इंसिजन हमने लगाया वहाँ पे हमारे पास कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई पस एक्यूमुलेशन ना हो, जो हमारा इन्फेक्शन है वो कंटामिनेट ना हो, जो हमारा इंसिजन है वो कंटामिनेट ना हो। इसके अलावा वुंड सर्वेलेंस इन्वॉल्व होती है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट से रिलेटेड होते हैं, लाइक अगर पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़ है, या पेशेंट जो है वो स्मोकर है, मैल न्यूट्रिशन है पेशेंट को, क्रॉनिक स्टेरॉइड यूज़र है, तो भी हमारे पास जो है सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शन होते हैं जो 30 डेज़ प्रायर टू इम्प्लांट और 1 ईयर विद इम्प्लांट जो ड्यूरेशन उसमें हमारे पास अपेयर हो। ये 3 टाइप्स के हो गए, सुपरफिशियल इन्फेक्शन, डीप इन्फेक्शन एंड ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर्स में प्री ऑपरेटिव हैं, इंट्रा ऑपरेटिव हैं, पोस्ट ऑपरेटिव हैं, अलॉन्ग विद पेशेंट फैक्टर्स हैं। नाउ अब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो मॉडिफाइबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, जिनको हम क्योर कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या है, लॉन्ग प्री ऑपरेटिव स्टे है, यानी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा देर तक बिफोर ऑपरेशन स्टे करेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इन अप्रोप्रिएटली टाइम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस है, यानी कि हम एंटीबायोटिक जो है जिस प्रॉपर कंसिड्रेशन में जितने ड्यूरेशन के लिए देनी चाहिए हम वो नहीं दे रहे। सर्जिकल साइट शेविंग 1 डे बिफोर सर्जरी, ये उस केस में हमारे पास बात अप्लाई होती है जब हम सर्जरी परफॉर्म करें उस एरिया में जो बहुत हेयरी हो। ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन, अगर हम जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे ड्यूरेशन उतना ज़्यादा हमारे पास इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। ड्रेन्स इन द वुंड
टिश्यू डैमेज एंड ब्लड लॉस और ब्लड परफ्यूजन, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइएबल हैं। नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनको हम किसी भी हाल में चेंज नहीं कर सकते। उनमें हमारे पास क्या क्या होता है, ओल्ड एज होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, कि मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, जैसे अभी हमने पेशेंट फैक्टर्स में बताया। तो बेसिकली नॉन मॉडिफाइएबल जो होते हैं वो पेशेंट के फैक्टर्स होते हैं। पेशेंट की एज होगी, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस मैल न्यूट्रिशन होगी, डायबिटीज़ होगी, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ हो गया और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओवर यूज़ हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो वुंड है उसको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं। सर्जिकल वुंड को हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस पे। एक जो हमारे पास बेस है जिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं वो ऑन द डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन और रेट ऑफ इन्फेक्शन है। अब ये जो सिस्टम है ऑफ क्लासिफिकेशन ये बेसिकली डिपेंड करता है डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के ऊपर। इस बेस पे हम अपने वुंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है क्लीन वुंड, एक होता है क्लीन कॉन्टामिनेटेड वुंड, एक होता है कॉन्टामिनेटेड और डर्टी। अब जो क्लीन, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, जो क्लीन वुंड होता है उसमें ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म नहीं हुआ होता, नो इन्फ्लेमेशन इज़ इनकाउंटर्ड। इसमें हमारे पास कोई सिस्टम इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, रेस्पायरेटरी, एलिमेंट्री, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स आर नॉट एंटर्ड, ठीक है। और जब हम क्लीन कॉन्टामिनेटेड की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। रेस्पायरेटरी, एलिमेंट्री, जेनेटो यूरिनरी जो ट्रैक्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं इनके अंदर के मौजूद, इन ऑर्गन्स के अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनकी स्पिलेज नहीं हुई होती, ठीक है। जो कॉन्टामिनेटेड वुंड होता है उसके अंदर हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो साइंस हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना पस फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, ये विदाउट पस होता है। और इसके अंदर ग्रॉस पेलेज फ्रॉम अ होलो विस्कस ऑर्गन जो है वो भी मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी साइट है जहाँ पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हुआ है या पहले वहाँ पे इंसिजन कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, विद इन 4 आवर्स आप उसी जगह पे दोबारा इंसिजन लगा के एक और ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाते हो, यानी कि कंपाउंड इंजरी हो जाती है, तो वो वुंड भी हमारे पास कॉन्टामिनेटेड की डिग्री में आएगा। जो डर्टी वुंड होता है वो कौन सा वुंड होता है, उसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन के साथ साथ पस की एक्यूमुलेशन होने लग जाती है। इस वुंड में भी हमारे पास कंपाउंड इंजरीज़ हो रही होती हैं, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 4 आवर्स होता है। अब जो क्लीन वुंड है उसका इन्फेक्शन रेट क्या होता है विदाउट प्रोफाइलेक्सिस, ये जो वैल्यूज़ मेंशन है कि विदाउट प्रोफाइलेक्सिस है। विदाउट प्रोफाइलेक्सिस अगर हम क्लीन वुंड को देखें तो हमारे पास इन्फेक्शन रेट लेस देन 2% है। इन केस ऑफ क्लीन कॉन्टामिनेटेड 6 to 9% है, कॉन्टामिनेटेड 13 to 20 और डर्टी में 40% चांसेस हैं इन्फेक्शन रेट के। लेकिन अगर हम देखें विद प्रोफाइलेक्सिस विच इज़ मेंशन इन बेले, तो उसके मुताबिक क्लीन जो वुंड है उसकी प्रोफाइलेक्सिस विद उसका जो हमारे पास इन्फेक्शन रेट है विद प्रोफाइलेक्सिस वो 1 to 2% है। क्लीन कॉन्टामिनेटेड के लिए 3% है, कॉन्टामिनेटेड के लिए 6% है और डर्टी वुंड के लिए 7% चांसेस है विद प्रोफाइलेक्सिस। Up till now we have discussed 4 wound classes with increasing risk of surgical site infection, और उसमें हमने डिस्कस कर लिया 4 टाइप्स हैं, क्लीन, क्लीन कॉन्टामिनेटेड एंड डर्टी। इसके अलावा जो ये तमाम हमारे पास इन्फेक्शन क्रिएट हो रहे हैं इनको हम किस तरह रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके इस सारे जो इन्फेक्टिव प्रोसीजर है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इस पैराग्राफ की बात कर लें तो इसमें जो ये बात बताई गई है, जो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम क्लीन और क्लीन कॉन्टामिनेटेड वुंड के केस में दे सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्टामिनेटेड और डर्टी वुंड्स की, उनमें हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स नहीं देते, उनमें हम थेराप्यूटिक एंटीबायोटिक्स देते हैं और इसका ड्यूरेशन जो होता है वो लास्ट करता है फॉर अप टू 5 to 7 days। जब हम बात करते हैं सिवियरिटी ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस की तो हम उसकी सिवियरिटी को स्कोर देते होते हैं। स्कोरिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं जिनकी बेस पे हम सिवियरिटी ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। इनमें हमारे पास 2 सिस्टम्स होते हैं, एक ए सेप्सिस सिस्टम होता है, एक हमारे पास साउथहैम्पटन वुंड असेसमेंट स्केल होता है। ए सेप्सिस स्कोरिंग सिस्टम जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक एक्रोनिम ऑफ 7 वुंड असेसमेंट्स। इसमें अब होता क्या है, अब ए सेप्सिस सिस्टम जो है वो अपने अंदर जो 7 कंपोनेंट्स इंक्लूड करता है, उनमें एक हमारे पास होता है एडिशनल ट्रीटमेंट, एक हमारे पास होता है सीरियस डिस्चार्ज, एरिदीमा, प्यूरुलेंट एक्सुडेट, सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज़, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया और स्टे ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल। अब इन सब को हम जो है क्राइटेरियाज पे हम 1 to 0 to 10 जो है ना हम मार्किंग करते हैं। एडिशनल ट्रीटमेंट में अगर हमारे पेशेंट ने यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स किया हुआ है तो हम उसको स्कोर करेंगे 100, इफ़ येस 100, और अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रोफाइलेक्टिकली नहीं हुआ तो स्कोर करेंगे हम 0। अगर हमारे पेशेंट की जो पस थी उसके वुंड इन्फेक्शन वाली साइड पे उसको हमने लोकल एनेस्थीसिया देके रिमूव किया है, ड्रेन किया है, तो हम स्कोर दे देंगे पेशेंट को 5, अदरवाइज 0। अगर हमने जनरल एनेस्थीसिया के अंडर जो है पस की ड्रेनेज की है तो हम स्कोर दे देंगे 10, अदरवाइज 0। सेम इसी बेसिस पे हम जो है अपने स्कोरिंग सिस्टम से पॉइंट्स देते जाएंगे क्राइटेरियाज की बेस पे।
अब हमने क्या किया, अपने पेशेंट को जो है डिफरेंट स्कोर से हमने सिविरिटी का असेसमेंट करनी है। सिविरिटी ऑफ वुंड इन्फेक्शन को हम डिटर्मिन किस तरह करेंगे, हमने जितने स्कोर्स हैं उन सबको हम टोटली ऐड कर लेंगे और इन्फेक्शन को हम कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज हम किस तरह करेंगे, अगर हमारे पास टोटल स्कोर आफ्टर एडिशन 0 to 10 के इन बिटवीन रेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वुंड है उसकी हीलिंग सेटिस्फैक्ट्री है। अगर स्कोर हमारे पास 11 to 20 के दरमियान में रेंज करता है तो इसका मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ हीलिंग है। 20 to 30 के दरमियान रेंज करेगा, माइनर वुंड हीलिंग है। 31 to 40 के इन बिटवीन रेंज करेगा, मॉडरेट वुंड हीलिंग इन्फेक्शन है। अगर ग्रेटर देन 40 हो गया तो स्वेयर वुंड इन्फेक्शन हो गया। जब हम बात करते हैं साउथहैम्पटन वुंड स्कोरिंग सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, ये भी एक सिंप्लीफाइड सा मेथड होता है और ये ग्रेड करता है वुंड को फ्रॉम 0 to 5। जब हम साउथहैम्पटन स्कोरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये जो होता है सिंपलर होता है देन एसेप्सिस सिस्टम, और इसकी बेस पे हम वुंड को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लिकेशन एंड देयर एक्सटेंट। ठीक है, 0 से 5 तक हमने रेंज कर लिया। अगर हमारे पास वुंड की जो हीलिंग है वो नॉर्मल है, हमने ग्रेड 0 दिया। अगर जो है वो नॉर्मल हीलिंग है लेकिन माइल्ड से हमारे पास जो है ना इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, एरिथेमा हो रहा है, माइल्ड ब्रोजिंग हो रही है, तो हमने उसको रेफर कर दिया एज ग्रेड 1। अब एरिथेमा के साथ हमारे पास अदर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो भी आ रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर रेज हो रहा है उस वुंड साइड का, तो हमने क्या ग्रेड कर दिया, हमने ग्रेड कर दिया 2। अगर हमारे पास जो है क्लियर और हीमोसीरस डिस्चार्ज एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द वुंड साइड तो हमने रेफर कर दिया एज ग्रेड 3। अगर हमारे पास वुंड साइड पे पस की जनरेशन हो रही है तो ग्रेड 4। और अगर हमारे पास सुवेयर वुंड इन्फेक्शन हो गया है विद हीमाटोमा फॉर्मेशन जिसके हमें एस्पायरेशन करना ज़रूरी हो गया तो हम उसको ग्रेड रेफर कर देंगे एज 5। अब जब हम बात करते हैं कि ये जो एसेप्सिस सिस्टम है और साउथहैम्पटन सिस्टम है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं टू असेस वुंड सिविरिटी। अब किस टाइप के वुंड की सिविरिटी जो है उसको असेस करेगा एसेप्सिस सिस्टम जो है वो मोस्टली असेस करेगा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी को, जबकि जो साउथहैम्पटन स्केल है वो डायग्नोस करेगा पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ हर्निया को। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स भी हैं। वाइल फर्दर कंसिडरिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, हमारे पास हम इनको डिवाइड करते हैं मेजर वुंड इन्फेक्शंस में और माइनर वुंड इन्फेक्शंस में। जो मेजर वुंड इन्फेक्शन उनको हम DSD से रिमेंबर करते हैं। D स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ पस, S रिप्रेजेंट फॉर सिस्टमिक इलनेस लाइक tachycardia, like pyrexia, like leukocytosis, and other D represents for delayed return to home। जब हम माइनर वुंड इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वुंड है उसमें से मे बी डिस्चार्ज हो रही है पस या एनी काइंड ऑफ सीरियस फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन ये एसोसिएट नहीं होता विद एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट, यानी इतना ज़्यादा इसकी जो है प्रोडक्शन नहीं हो रही कि सिस्टमिक जो है हमारे पास साइंस आएँ या फिर हमारे पास कोई एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट हो। यानी जो हमने मेजर वुंड इन्फेक्शन के पॉइंट्स पढ़े लाइक डिस्चार्ज, सिस्टमिक इलनेस और डिलेड रिटर्न टू होम, ये फीचर्स हमारे पास फॉलो ना होते हों तो उनको हम रेफर कर सकते हैं एज माइनर वुंड इन्फेक्शन। अब जब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बेस पे भी हम वुंड को क्लासीफाई कर देते हैं एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो हमारे पास इन्फेक्शन होता है जो कि एक्वायर्ड होता है फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी कि हॉस्पिटल आने से पहले पेशेंट को जो एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन हुआ है उसको हम रेफर कर सकते हैं इस प्राइमरी। और सेकेंडरी हमारे पास वो इन्फेक्शन होते हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से इन कॉन्टेक्ट होने की वजह से हुए, लाइक ऑपरेशन थिएटर में जाने की वजह से हुआ। ऑपरेशन थिएटर में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसको हम रेफर करते हैं एज ऑपरेशन थिएटर। और ऑपरेशन थिएटर इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई वार्ड से हुआ और फ्रॉम द कंटामिनेशन ड्यूरिंग सर्जरी, तो इनको हम रेफर करते हैं एज सेकेंडरी इन्फेक्शंस। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। सर्जिकल साइट के इन्फेक्शन को हमने जब आइडेंटिफाई करना है तो हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, हम डेली एग्जामिनेशन करेंगे ऑफ द वुंड साइट के जो एरिया हमारा इंसिजन वाला था जहाँ से हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, हम उसको डेली मॉनिटर करेंगे कि वहाँ पे एनी काइंड ऑफ कोई एरिथेमा रेडनेस तो नहीं हो रही, एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज और पस तो नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो हम उसको नोट करेंगे। इसके अलावा हम देख लेंगे सिस्टमिक साइंस तो नहीं हो रहे। सिस्टमिक साइंस में हमने बता दें कि वहाँ पे टेम्परेचर उस पार्ट का, उस इंसिजनल एरिया का रेस तो नहीं है। CBC करवा के हम देख लेंगे कि ल्यूकोसाइटोसिस तो नहीं है। और जो ये जो हमारे पास सारी बातें हो गई लाइक एरिथेमा, डिस्चार्ज और पस या सिस्टमिक साइंस, ये हमारे पास इन्वॉल्व होंगे इन मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसके अलावा लाइक अगर हमने कोई ब्रेन में कोई सर्जरी परफॉर्म की है, ब्रेन में हमने कोई ट्यूमर वगैरह रिमूव किया है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन करवाएंगे इन ऑर्डर टू रूल आउट कि हमारा जो डिजीज़ हमने जो सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया है वो क्यूरेटिव है या नहीं। अब समटाइम्स होता इस तरह है कि जो हम सूचर्स लगाते हैं तो हम अब जो स्किन होती है उसको खींच के लगाते हैं, लाइक
टॉट हुई हुई होती है स्किन को हम टेंशन में लेके लगाते हैं। जब हम स्किन को टेंशन देते हैं, लाइक लूज स्किन के ऊपर हम सूचर्स नहीं लगाते, हम थोड़ा सा टाइट स्किन के ऊपर सूचर्स अप्लाई कर देते हैं, तो अंडरलाइंग स्किन के अंदर हमारे पास सुपरेशन हो जाती है, पस की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर क्या हमें करना पड़ता है, हमें अपने सूचर्स को ओपन करना पड़ता है, अपने इंसियन वाले एरिया को ओपन करना पड़ता है, जो वहाँ पे पस है उसको ड्रेन करना पड़ता है। उसके बाद हमें उस एरिया को अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करना पड़ता है, इरीगेट करना पड़ता है विद नॉर्मल सेलाइन, और पस को जो हम सेंड करते थे फॉर माइक्रोबियल कल्चर। जब माइक्रोबियल कल्चर हमारे पास आता है तो हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं।